मनोज गेट पूरा बंद कर दो, अब बाहर से आवाज़ बहुत आ रही है। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज जो है हम लोगों का किसका रिवीजन है? आइसोमेरिज्म पार्ट 2, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अगेन आपको मालूम है रिवीजन हमें कैसे करना है। 50 सेकंड्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए और फिर 1.5 मिनट जो है उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे। सीट बेटा पीडीएफ जो है स्टडी मटेरियल में पड़ी होगी, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक है। और मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी सीट को लगा देता हूं क्लास के बाद। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये दिया गया है। एक ये कंपाउंड बना है, ठीक है। क्वेश्चन है विच इज नॉट द पोजीशन आइसोमर। एक कंपाउंड है, इसका पोजीशन आइसोमर कौन नहीं है? ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और ये बना हुआ है, और बेटा ये बना है। मैं 50 सेकंड नहीं, मैं सिर्फ 20 सेकंड दूंगा। जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन उसका पोजीशन आइसोमर नहीं है? हो गया? बताओ। अरे बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था। ध्यान से अगर देखें तो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल। यहां पर भी देखिए 1 पर क्लोरोमिथाइल लगा है, और यहां पर भी देखिए 1 पर क्लोरोमिथाइल लगा है। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको डरा रहा है। इसका आंसर कौन होगा? फर्स्ट होगा। जबकि आप देखिए बी वाला, सी वाला और डी वाले में Cl की जो पोजीशन है वो लगातार बदल रही है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब चेंज हो रही है। क्लियर? लेकिन ये वाला जो है इस वाले का आइडेंटिकल है। बिल्कुल भी सोचना नहीं था। दिस इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, आपको बताना है इसका मेटामर कौन होगा। अगेन 30 सेकंड देंगे। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ज्यादा समय नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन में। जल्दी करिए। तब तक हमें क्वेश्चन लिख दिया करेंगे। हो गया? बताइए इसका मेटामर कौन होगा। चलिए मैं बताता हूं, उम्मीद है सभी का आंसर सही होगा। सुनिए बेटा, मेटामेरिज्म के लिए आपको मालूम है हमें चाहिए होता है एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसकी एक से ज्यादा वैलेंसियां हो, जिसकी 2 3 वैलेंसी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल ईथर पॉलीवैलेंट है, सेकेंडरी एमीन पॉलीवैलेंट है, कीटोन पॉलीवैलेंट है,
ईस्टर पॉलीवेलेंट है। तो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, अब इनकी जो फ्री वैलेंसी होती है, यहां पर जो कार्बन लगे होते हैं, जब हम कार्बन का नंबर चेंज कर देते हैं तो मेटामर प्रोड्यूस होते हैं। देखिए बेटा, कुछ लोगों का ये कहना है कि नंबर बदल दो तो भी मेटामर और नेचर बदल दो तो भी मेटामर, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। मेटामर बनने का सही तरीका होता है कि दोनों वैलेंसियों पर कार्बन का नंबर बदलना चाहिए, हम तभी उसको मेटामर बोलेंगे। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है, हमें इसका मेटामर बनाना, तो इन 3 कार्बन को अगर रीअरेंज कर दोगे तो मेटामर नहीं बनेगा। इसके 1 कार्बन को यहां पर फेंक दो, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, हाँ ये मेटामर कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहां पर एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है और एक तरफ 1 कार्बन का ग्रुप लगा है। अगर मेटामर बनाने हैं तो दोनों तरफ कार्बन का नंबर चेंज होना चाहिए। आप देखिए, इसमें चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये इसका मेटामर नहीं होगा। क्या इसमें चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये भी इसका मेटामर नहीं होगा। क्या इसमें चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए, 7 कार्बन से 6 बचे और 1 कार्बन से 2 हो गए। यस, ये इसका मेटामर होगा। सो द राइट आंसर इज सी। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। ध्यान रखिएगा, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि नेचर बदलने से मेटामर बनते हैं। मैंने क्लास में भी बहुत बोला था कि नंबर बदलने चाहिए दोनों तरफ। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर थर्ड हो चुका है। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए इसका मेटामर क्या होगा। मैंने एक ऑप्शन ये बनाया और मैंने एक ऑप्शन ये बनाया। सी लिख दिया बोथ और फोर्थ लिख दिया नन। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 1 कार्बन है। मेटामर बनाने के लिए नंबर बदलना चाहिए। यहां पर भी 3 है, यहां पर 1 है, ये इसका मेटामर नहीं होगा। ये वाला देखिए 2, हाँ ये इसका मेटामर होगा। तो फिर आंसर क्या लगा देंगे? सेकेंड। ओके, सो दिस इज अबाउट द मेटामर। कंडीशन क्या बताई? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और जब उसका आप मेटामर बनाएंगे तो दोनों तरफ कार्बन का नंबर चेंज होना चाहिए। एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए मैंने कंपाउंड आपको ये दे दिया और मैंने पूछा इसका मेटामर क्या होगा। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, बोथ नन। अब जरा देखिएगा, 2 कार्बन 2 कार्बन, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब नंबर बदलना है। अब देखिए नंबर बदल गया, 3,1 हो गया, 2,2 से 3,1 हो गया, ये भी इसका मेटामर है। और ये भी 3,1 हो गया, 2,2 से 3,1 हो गया, ये भी इसका मेटामर है। नाउ द आंसर इज बोथ। तो ध्यान रखिए, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नेचर बदल जाए तो भी मेटामर होता है, वो बिल्कुल गलत बात है। नंबर बदलना चाहिए अराउंड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपको मिलेंगे 50 सेकेंड करिए। इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? 50 सेकेंड आपके पास है। इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा? हुआ? टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा? 3 फिगर बने हैं, चौथे में लिखा है ऑल ऑफ दीज।
आया आंसर? देखा जाए, चलिए मैं बताता हूं, इधर देखिए। देखिए टॉटोमेरिज्म के लिए आपको मालूम है ये कोई कीटो फॉर्म है जिसके अल्फा पोजीशन पर sp3 हाइड्रोजन होना चाहिए, और जब इसको हम लोग बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो आपको मालूम है एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। कैसे मैंने आपको बताया था, मैंने क्लास में बताया था, कार्बोनिल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का अल्फा वाला हाइड्रोजन होता है इट इज सफिशिएंटली एसिडिक। सफिशिएंटली एसिडिक तो होता क्या है, जब बेस कैटलाइज करते हैं तो ये बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को H प्लस के रूप में घसीट लेता है और ये दोनों बॉन्ड पेयर यहीं पर छूट जाते हैं। मतलब आपका इंटरमीडिएट ये बनता है। क्लियर? अब ये इंटरमीडिएट देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और ये देखिए आपका ये बन जाता है। अब ये जो इनोलेट आयन बना, ये जो इनोलेट आयन बनता है, ये इनोलेट आयन वाटर के H प्लस को घसीट लेता है और इस प्रकार से देखिए ये इनॉल फॉर्म बन जाती है। तो दिस इज व्हाट कीटो फॉर्म, क्योंकि इसके पास कीटो ग्रुप है, एंड दिस इज व्हाट इनॉल फॉर्म, क्योंकि डबल बॉन्ड मतलब इन हो गया, OH मतलब ऑल हो गया, दिस इज इनॉल फॉर्म, एंड सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब अगर हम लोग ओवरऑल सारांश देखें, इसकी ओवरऑल समरी देखें, देखिए बेटा मैं इसको कंसेप्चुअली पढ़ाता हूं, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है। तो कंसेप्चुअली अगर देखें तो अल्फा वाला H हटाओ, माइनस लगाओ, माइनस को रेजोनेंस के द्वारा O पर पहुंचाओ और उस O को वाटर का H दे दो, तो आपकी इनॉल फॉर्म जो है वो बन जाती है। राइट, लिखना चाहे लिख ले, जरूरत नहीं है, कॉपी पे सब लिखा हुआ है। मान लीजिए बेटा यहां पे वाटर की जगह पर हम लोग हैवी वाटर ले लें, तो अगर हम लोग यहां पर हैवी वाटर ले लेंगे तो जब ये हैवी वाटर से H लेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, ड्यूटीरियम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको टॉटोमेरिज्म क्लियर हुआ। राइट, अब मेरी जरा बात ध्यान सुनना, अल्फा कार्बन जो होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज ही होना चाहिए, वही हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा, फिर आया हुआ नेगेटिव जो है डिलोकलाइज होकर O पर पहुंचेगा, फिर ये O वाटर से H को लेगा और इनॉल फॉर्म को बनाएगा। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया तो ध्यान रखिएगा फिर वो हाइड्रोजन जो है वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसको कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। मान लीजिए एक सिस्टम ये बना दिया हमने आपका, ठीक है, अब आप खुद देखिए ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हो चुका है, तो जब ये H हटेगा और इस कार्बन पर माइनस चार्ज आएगा तो दिस नेगेटिव इज विनाइलिक कार्बन आयन जो अच्छा खासा स्टेबल होता है, तो ये डीलोकलाइज होना पसंद नहीं करेगा। एक बात और मेरे ध्यान से सुनिए, अगर ये डीलोकलाइज हुआ भी तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और नेगेटिव मान लो आपने यहां पहुंचा दिया, ये बन गया क्यूमुलेटेड डाइईन, और क्यूमुलेटेड डाइईन टोटली अनस्टेबल होती हैं, इसलिए अल्फा कार्बन sp2 अगर हुआ तो वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। राइट, अब आपको याद होना चाहिए, मान लो कोई सिस्टम हम आपके सामने ये पेश कर दें, मान लो बेटा ये HA है, मान लो, है ना, और ये HB है और ये HC है। अब ये मैंने आपको एक कीटो फॉर्म दिया, क्वेश्चन आया क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? वेरी सिंपल,
दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बगल वाला कार्बन अल्फा जिस पर हाइड्रोजन है। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैंने क्लास में आपसे बोला था कि अगर कभी अल्फा हाइड्रोजन sp2 हो तो ये बोलने से पहले कि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, थोड़ा आगे जाकर देख लिया करो कि कहीं कोई sp3 कार्बन से लगा हाइड्रोजन है तो नहीं। जैसे मैंने आगे जाकर देखा तो ये एक कार्बन मिला जो sp3 है। अब जरूरी ये नहीं है कि ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं क्या ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा। तरीका आपको मालूम है, H हटेगा माइनस आएगा। अगर ये माइनस डीलोकलाइज होकर O पर पहुंच गया, हाँ, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ये इसने लिया और ये दोनों नेगेटिव यहीं पर छूट गए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, वरना जरूरत नहीं होती है। ये देखिए बेटा, ये यहां गया, ये यहां गया, और ये देखिए ये निगेटिव डीलोकलाइज होकर O के ऊपर पहुंच रहा है। और अगर ये O के ऊपर पहुंच रहा है तो गारंटी है कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। यस, ये निगेटिव O के ऊपर पहुंच रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड, यस, ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ये माइनस वाटर से H+ को ले लेगा और अपनी इनॉन फॉर्म को बनाएगा। एम राइट बेटा? उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ। बात नंबर 2, जो हाइड्रोजन बेस के द्वारा हटकर इनॉल फॉर्म बनाते हैं, जिनको हटाने पर इनॉल फॉर्म बनती है, उन हाइड्रोजनों को हम कहते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके हटने पर इनॉल फॉर्म बनती है, उन हाइड्रोजन को कहते हैं इनोलाइजेशन। बात नंबर 3, कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में बनना, दिस फॉरवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। दिस फॉरवर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। उम्मीद है आपको टॉटोमेरिज्म क्लियर हुआ। तो अल्फा कार्बन sp3 हो गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर अल्फा कार्बन sp2 हुआ तो प्रॉब्लम है, या तो ये शो नहीं करेगा या फिर ये शो करेगा, दोनों बातें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स वॉच, मैंने आपको यही एग्जाम्पल दिया जो आपके सामने है। सवाल है क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? आप देख सकते हैं बगल वाले जो हाइड्रोजन है ये बेकार हाइड्रोजन है, क्योंकि ये दोनों कार्बन sp2 है। तो ना बोलने से पहले आगे जाकर देखो कहीं कोई sp3 है, हाँ ये sp3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, H को हटाया, माइनस को लगाया। अब करो डायरेक्ट, H को हटाओ, माइनस को लगाओ। ये माइनस रेजोनेंस से होता हुआ O पर पहुंचेगा और फिर O का माइनस वाटर से H+ लेगा। यस, ये देखिए टॉटोमेरिज्म हो रहा है। सिंगल हो गया डबल, डबल हो गया सिंगल, सिंगल हो गया डबल, डबल हो गया सिंगल, O पे आ गया H। इस बॉन्ड ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये देखिए इसकी कीटो फॉर्म अगर आप बोलते हैं तो ये इसका इनॉल फॉर्म होगा, मतलब B वाला टॉटोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट बात करते ए वाला। ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपके सामने इनॉल फॉर्म बनी है तो इनॉल फॉर्म को कभी चेक करने की जरूरत नहीं होती। ऑलवेज शो टॉटोमेरिज्म। क्यों?
क्योंकि अबे इनॉल फॉर्म बनी ही किससे होगी, कीटो फॉर्म से बनी होगी, इसलिए इनॉल फॉर्म को कभी चेक नहीं किया जाता। ये देखिए जिस कार्बन पर OH है उसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, ये इनॉल फॉर्म बनी है और इनॉल फॉर्म हमेशा टॉटोमेरिज्म शो करता है। तीसरा वाला देखिए, ये रहा कीटो ग्रुप और ये रहा बगल वाला sp3 अल्फा हाइड्रोजन। हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यस ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो तीनों के तीनों शो कर रहे हैं, सो द आंसर इज 4th, राइट बेटा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टॉटोमेरिज्म में क्या चाहिए होता है। अच्छा, अब कभी कभी हमारे मेडिकल में सवाल ऐसे आ जाते हैं कि बताइए फलाना कीटो फॉर्म के पास कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। मैंने अभी अभी बताया जो हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो अल्फा वाले हों चाहे वो बहुत आगे वाले हों, उन्हीं को कहते हैं इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा आपको अगर चित्र बनाकर दूं और पूछूं बताइए इसके पास इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप देखिए sp3 अल्फा sp3 अल्फा, तो 3 ये और 2 ये, इसके पास 5 इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आइए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका आंसर 4th हो गया। अब यहीं पे हम आपको करा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है HB HA HE HD और HC। फिर क्वेश्चन वही है, बताइए इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कौन होंगे। सबसे पहले नॉर्मल तरीका से कर लो, ये बगल वाले हो गए अल्फा, तो ये तो बेटा बेकार हो गया क्योंकि sp2 से लगा हुआ है, ये sp3 से लगा हुआ है। बेस इस पर अटैक करेगा, यहां माइनस आएगा, माइनस डीलोकलाइज होकर O पे पहुंचेगा और ये O वाटर के H को लेकर इनॉल फॉर्म बनाएगा, तो ये वाला तो पक्का होगा। और देखो इसको हटाओ, माइनस लगाओ, क्या ये माइनस O पर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, ये भी बेकार हो गया। यहां पर आओ, इसको हटाओ, माइनस लगाओ, क्या ये O पर पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। ये यहां पटकेंगे, ये यहां पटकेंगे, ये यहां जाएगा, यस ये भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। इसको हटाओ, माइनस लगाओ, यही तो बना हुआ है। ठीक है, हाँ इसको हटाओ, माइनस लगाओ, क्या ये माइनस O पर पहुंचेगा, ये यहां पटकेंगे, ये इधर जाएगा, ये बिल्कुल पहुंचेगा। तो ये वाला हाइड्रोजन भी इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है, 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास था, विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन कैन नॉट अंडरगो ड्यूटीरियम एक्सचेंज ऑन ट्रीटमेंट विद CH3O- विद CH3OD। सवाल वही है कि कौन सा हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो HA और HD ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो द आंसर इज फर्स्ट। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया, आप कोई भी सवाल लगा लीजिएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। एक दो बातें अंदर की और है, वो आप नोट से पढ़िए, वो मैं यहां पर नहीं बोलूंगा। ठीक है, इतना बेसिक आपका मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये 3 हाइड्रोजन इनोलाइजेबल है क्योंकि तो इसका नेगेटिव O पर पहुंचेगा। ये 2 हाइड्रोजन इनोलाइजेबल नहीं है क्योंकि तो इसका नेगेटिव O पर नहीं पहुंच सकता है। आंसर हो गया फर्स्ट। अब यहीं पर मैं एक बात आपको और बता देना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन नंबर 4 बताना चाहता हूं। एक्सटेंट ऑफ इनोलाइजेशन, मतलब कौन सा कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में ज्यादा बदलेगा। तो जहां पर इनोलाइजेशन ज्यादा होगा वहां पर परसेंटेज इनॉल भी ज्यादा होगा। आपने अभी भी देखा कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म इक्विलिब्रियम में होती है, तो इक्विलिब्रियम में कुछ परसेंटेज कीटो का होगा, कुछ परसेंटेज इनॉल का होगा। सवाल ये है इनॉल का परसेंटेज ज्यादा कब होगा,
जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब जब इनोलाइजेशन ज्यादा होगा तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा होगा। अब इनॉल का परसेंटेज ज्यादा कब होगा? तो इट इज सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, इनोलाइजेशन उतना ज्यादा होगा, परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी उतना ज्यादा होगा। आपको मालूम है स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म हमने 4 फैक्टर पढ़ाए थे, यहां 3 बता दे रहे हैं। पहला है एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, दूसरा फैक्टर है कंजुगेशन, तीसरा फैक्टर है चिलेशन। अगर इनमें से कोई भी चीज इनॉल फॉर्म में आ रही है तो इनॉल फॉर्म को ये स्टेबलाइज करता है, इनोलाइजेशन को बढ़ा देता है, इनॉल की परसेंटेज को बढ़ा देता है। फिर मैंने क्लास में आपको बताया होगा कंजुगेशन और चिलेशन तभी पॉसिबल है जब कीटो फॉर्म के पास एक्टिव मैथिलीन ग्रुप हो। अगर कीटो फॉर्म के पास एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है तो इनॉल फॉर्म के पास ये दोनों कैरेक्टर आ जाते हैं। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप क्या होता है? ऐसा CH2 ग्रुप जिसकी 2 वैलेंसी पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हो, उसे कहते हैं एक्टिव मैथिलीन ग्रुप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसका इनोलाइजेशन इससे कंपेयर करूं, बहुत ही सिंपल आंसर हो गया। इस कीटो के पास एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है, जबकि यहां पर एक्टिव मैथिलीन ग्रुप नहीं है, तो इसका इनोलाइजेशन इससे ज्यादा होगा। अब मान लीजिए मैं एक कीटो फॉर्म आपको ये दे दूं और मैं आपसे पूछूं इन दोनों के इनोलाइजेशन को कंपेयर करो। वेरी सिंपल, यहां पर जब ये अल्फा हाइड्रोजन इनोलाइज होगा तो इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा वो आप देख लीजिए, ये माइनस यहां जाएगा, उधर जाएगा, O ले लेगा H, तो इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा वो एरोमेटिक स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इसका इनोलाइजेशन इससे भी ज्यादा होगा। एम राइट? तो सबसे पहले देखते हैं एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, फिर देखते हैं एक्टिव मैथिलीन ग्रुप, बोले तो कंजुगेशन या चिलेशन। चौथा मैंने बताया था इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, वो बात की बात है। राइट? तो अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मैक्सिमम इनोलाइजेशन किसमें होगा या सबसे ज्यादा टॉटोमेरिज्म किसमें होगा। आपके सामने 4 चित्र बने हुए हैं। पहला चित्र ये बना है, दूसरा चित्र ये बना है, तीसरा चित्र आपके सामने ये बना है, और चौथा चित्र आपके सामने ये बना है। बताइए सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन किसमें होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप देखिए इन चारों में से सिर्फ पहला वाला चित्र ऐसा है जिसके पास एक्टिव मैथिलीन ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है और ईस्टर भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है। हमारे बच्चों को मालूम तो है, फिर भी बोल दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप उन्हें कहते हैं जिसके सेंटर एटम ने पाई बॉन्ड बनाया हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। फॉर एग्जांपल कीटोन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, साइनाइड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ईस्टर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। और कहीं पर भी देखिए एक्टिव मैथिलीन ग्रुप नहीं है, कहीं कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए इसमें, ये एक्टिव मैथिलीन इन दोनों में से कोई नहीं है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगा है, दूसरी तरफ नहीं लगा है।
एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग लगा है, दूसरी तरफ नहीं लगा है, तो सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन होगा फर्स्ट में। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और सेवेंथ वाला भी हो गया। क्लियर? अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आज आपने टॉटोमेरिज्म को बहुत शॉर्ट में आपने देखा जाए तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर लिया। ध्यान रखिए, आपको घर से पढ़कर आना है, फिर हम दोनों लोग मिलकर रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपको C5H10 दिया है और क्वेश्चन पूछे हैं इसके एसाइक्लिक और साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए। चलिए 50 सेकंड आपके पास है, करिए। C5H10 के एसाइक्लिक और साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको बताने हैं। जल्दी करिए, जब तक मैं ये चित्र बना रहा हूं उतना ही समय आपको मिलेगा। हो गया? आंसर बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल CnH2n के जनरल फार्मूले को फॉलो कर रहा है। मतलब ओपन चेन में ये क्या है? एल्कीन। और आपको मालूम है एल्कीन के फंक्शनल आइसोमर होते हैं साइक्लोएल्कीन। एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप देखिए बदल गया। और इस पर्टिकुलर केस को हम लोग RCI के नाम से भी जानते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्यों कहते हैं? एक आइसोमर ओपन चेन है और दूसरा आइसोमर साइक्लिक है, इसलिए इस केस को रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही केस RCI कहलाता है। कोई भी ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें ओपन चेन और साइक्लिक वाले एक दूसरे के साथ हो, उसे आप रिंग चेन आइसोमेरिज्म कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एल्काइन एंड साइक्लोएल्कीन, ये फंक्शनल आइसोमर भी है और ये दोनों RCI भी कहलाएंगे। क्लियर है? खैर, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। C5H10 के एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन, मतलब एल्कीन वाले बनाने हैं, और साइक्लिक मतलब साइक्लोएल्केन आपको बनाने हैं। तो वैसे तो मेरे बच्चों को याद होगा, हमने इसको याद करवा रखा है 67 ओपन चेन आइसोमर बनते हैं 6 और साइक्लिक आइसोमर बनते हैं 7। लेकिन आपको याद होना चाहिए ये टोटल आइसोमर का नंबर था। टोटल ओपन चेन 6, टोटल साइक्लिक 7। टोटल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल विद स्टीरियो, जबकि यहां पर सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है? स्ट्रक्चरल पूछा गया है। तो वैसे तो याद होना चाहिए 67 और 55 आपको याद होना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि आपको ये नंबर याद होना चाहिए। 67 टोटल के हैं,
55 स्ट्रक्चर के हैं। आइए एक बार बनाकर देखते हैं। एल्कीन आइसोमर बनाते हैं। तरीका मैंने क्लास में आपको बताया है, यहां मैं कुछ बताऊंगा नहीं। ये देखिए एक ये बन गया, अब मैंने इसको उठा के यहां पे लगाया, एक ये बन गया, इसको आगे ले जाइए, एक ये बन गया, राइट। अब इसको फर्दर आगे ले जाइए, मेरे बच्चे जानते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। एक ये बन गया, इसको तोड़ के इस पे लगा दीजिए, ये बन गया। इसको आगे बढ़ाओगे वापस से ये बनेगा, और आगे बढ़ाओगे तो वापस से ये बनेगा। तो इसके कितने एल्कीन आइसोमर बनेंगे? 5। अगर ये टोटल पूछते तो आप समझ जाते, ये जो चौथा वाला है ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा, तो टोटल हो जाएंगे 6। स्ट्रक्चरल पूछा है तो आंसर होगा 5, राइट। अब हमें क्या बनाने हैं? साइक्लिक बनाने हैं। तरीका सब मैं क्लास में बता चुका हूं कैसे बनाए जाते हैं। साइक्लोएल्केन बनाने हैं तो 5 कार्बन का सबसे पहले आपने साइक्लोपेंटेन बना दिया, 1 बाई 1 रिंग को छोटा करते जाओ, ये बना दिया, और छोटा करो, ये बना दिया। अब फर्दर छोटा नहीं हो सकता है, साइड चेन को तोड़ दो, ये बना दिया, घुमा दो, ये बना दिया। तो साइड हैं 5, तो 5 ये बन गए स्ट्रक्चरल, 5 ये बन गए स्ट्रक्चरल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th आंसर हो गया 5/5, राइट। क्या बनाना मैंने आपको सिखाया है बेटा क्लास में? बिल्कुल सिखाया है, यहां पे समय बर्बाद हम नहीं करने वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। सवाल ये पूछा गया है, इनमें से कौन फंक्शनल आइसोमर कौन होगा? जल्दी से बताइए, 30 सेकंड देंगे, उससे ज्यादा समय की जरूरत ही नहीं है। फंक्शनल आइसोमर का मतलब है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। आया बेटा? बताइए कौन आंसर होगा? हर ऑप्शन में 2 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है इनमें से फंक्शनल आइसोमर कौन होंगे। देखा जाए, आइए देखिए, वेरी सिंपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट रिमेन सेम एंड फंक्शनल ग्रुप चेंजेस, उन्हें कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। आप देखिए, कीटोन 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 कीटोन, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं है। यहां पर देखो, दिस इज व्हाट? ईस्टर। और जरा ध्यान से देखो, मामला चेंज हो गया है। दिस इज कीटोन एंड दिस इज ईथर। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। 1 2 3 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 पाई बॉन्ड यहां है, 1 पाई बॉन्ड यहां है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल गया है, इसलिए दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी बेटा ईस्टर है और ये भी बेटा ईस्टर है। ये फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं बताओ ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए, ये पहले देख लो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 3 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड, 4 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, तो फंक्शनल आइसोमर तो नहीं हो सकते। लेकिन देखिए
O के इस तरफ एक कार्बन है, इस तरफ दो कार्बन है, और यहां पे O के इस तरफ दो कार्बन और C के इस तरफ एक कार्बन हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये मेटामर होंगे, क्योंकि ये हो गया है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर आपसे सवाल है ये दोनों आपस में क्या है, तो ये दोनों कुछ नहीं है, ये दोनों आइडेंटिकल है। 1 2 3 2,3 पे कीटोन लगा, नहीं आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है बेटा, देख लो देख लो। 1 2 3 2,3 पर ओन लगा हुआ है, 1 2 3 4 2,4 पे लगा है, पोजीशन बदल गई है, तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है, ये दोनों मेटामर है। यहां पर आइए, आप देख सकते हैं, वैसे तो आपको फंक्शनल ग्रुप बदलता दिखाई पड़ रहा है, एक कीटोन यहां पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पर कीटोन नहीं है। लेकिन बेटा जितने भी आइसोमर होते हैं स्ट्रक्चरल या स्टीरियो, पहली कंडीशन यही होती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। आप देखिए बदल गया है, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, लेकिन हुजूर यहां पे पाई बॉन्ड है और यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। यस, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल कभी भी आइसोमर नहीं हो सकते। सो द आंसर इज सेकंड। ओके बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। 6 के बाद 7 वाला हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है मिथाइल विनाइल ईथर, ठीक है। सवाल पूछा है इसका आइसोमर कौन होगा, एंड द ऑप्शंस आर प्रोपेनल, 1 प्रोपेनॉल। बिना कुछ करे आंसर आ जाएगा अगर क्लास में कायदे से पढ़ा होगा, और इथेनॉल। यस, आपके पास समय है 40 सेकंड का, आंसर बताइए। मिथाइल विनाइल ईथर का कौन इसमें से आइसोमर होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। हो गया, आइए देखते हैं। सवाल है मिथाइल विनाइल ईथर का आइसोमर कौन होगा। वेरी सिंपल, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जरा इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो ईथर ये हो गया, एक तरफ लगा है मिथाइल और एक तरफ लगा है विनाइल। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देख लेते तो काम हो जाता। 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 1 पाई बॉन्ड इसके पास है। आप देखिए, प्रो का मतलब 3 कार्बन, ओके। अल का मतलब है CHO ग्रुप, इसका मतलब ये हो गया CHO में 1 ऑक्सीजन भी है और 1 पाई बॉन्ड भी है। हाँ, ये दोनों आपस में आइसोमर होंगे। वो भी कौन से आइसोमर होंगे आप ये भी बता सकते हो, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। यहां पे फंक्शनल ग्रुप है ईथर और डबल बॉन्ड, और यहां पे फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। मैं बना के दिखा दे रहा हूं, दिस इज प्रोपेनल। आप देख सकते हैं 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है और 1 पाई बॉन्ड है। हाइड्रोजन को देखने की कोई जरूरत नहीं होती। यहां पे देखिए 3 कार्बन है, ओके,
ऑल का मतलब एल्कोहल एक ऑक्सीजन है, ओके, लेकिन कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल गया, ये डिफरेंट कंपाउंड होगा। यहां पर देखिए, यहां पर भी मामला बदल गया, इथाइल मिथाइल ईथर, 2 और 1 3 कार्बन, ओके, ईथर का मतलब एक ऑक्सीजन, ओके, कहीं पर भी पाई बॉन्ड नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल गया, ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, 2 ही कार्बन है। तो इस प्रकार से ये तीनों बेटा डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ये आइसोमर हो ही नहीं सकते हैं। सो द आंसर इज फर्स्ट प्रोपेनल, और ये क्या होगा, ये फंक्शनल आइसोमर होगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, हर ऑप्शन में 2-2 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है बेटा ये, इससे आपको IUPAC भी रिवाइज हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछा है, बताइए इनमें से कौन पोजीशन आइसोमर है। दिस इज द क्वेश्चन। हर ऑप्शन में 2 मॉलिक्यूल लिखे हैं, आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें पोजीशन आइसोमर हो। आपको दे रहे हैं हम पूरा 1 मिनट, पूरा 1 मिनट दिया जा रहा है इस सवाल के लिए। आराम से करिए, आंसर सही होना चाहिए। आराम से करिए। उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें दोनों पोजीशन आइसोमर हो। बहुत बढ़िया सवाल है ये नीट के लिए। हुआ? आए इस सवाल को करने से पहले एक बात बेटा बताना चाहेंगे हम आपको। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो दिन होगा थर्सडे, और मैं इस वीडियो को एक दिन पहले ही बुधवार को ही मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझको बुधवार को एक आउट ऑफ कानपुर जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम पड़ गया है, इसलिए मैं इस क्लास को पहले ही रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? अच्छा, तो थर्सडे आप लोग देख रहे हैं, आइसोमरिज्म खत्म हो गया। अच्छा, फ्राइडे और मंडे को रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिवीजन था। किसी कारण से चूंकि मैं कानपुर के बाहर हूं, इसलिए फ्राइडे और मंडे को जो रिएक्शन मैकेनिज्म का रिवीजन था वो नहीं होगा। लास्ट में हम करा देंगे, परेशान मत होना बिल्कुल भी। अब यहां पर नहीं होगा, हम लोग सीधे मिलेंगे कब? ट्यूसडे को मिलेंगे, और ट्यूसडे को हम आपको हाइड्रोकार्बन रिवाइज कराएंगे। ठीक है? अच्छा, फ्राइडे एंड मंडे ऑफ। ठीक है? अच्छा, आप सुन लो SW। पहला पॉइंट, फ्राइडे को रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 का रिवीजन होना था, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 फ्राइडे तक आप रिवाइज कर लेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 सैटरडे को रिवाइज कर लेंगे। ट्यूसडे को मुझे हाइड्रोकार्बन बताना है, सैटरडे कर लो या संडे तक कर लो। ठीक है? तो जब आप ट्यूसडे को आएंगे तो जो कुछ भी आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है वो आप ट्यूसडे को रिवाइज करके आएंगे। जो भी पढ़ा है, जो हमारे ओमेगा ने वीडियो डलवाए थे उससे पढ़ा हो, या लास्ट ईयर मुझसे पढ़ा हो,
या किसी और अध्यापक से पढ़ा हो, वो हाइड्रोकार्बन रिवाइज करके आप लोग ट्यूसडे को आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चे अपने सिलेक्शन को लेके सिंसियर हैं, तो वो इस काम को करेंगे। फ्राइडे को रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 आपका निपट जाना चाहिए, संडे तक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 आपका निपट जाना चाहिए, और ट्यूसडे को जब मैं हाइड्रोकार्बन रिवाइज कराऊंगा तब आपका हाइड्रोकार्बन आप रिवाइज करके आएंगे, फिर मैं उसको पूरा रिवाइज कराऊंगा। आई होप आप लोग ने बात समझ ली है, ठीक है। चलिए, और मुझे बाद में मौका बेटा मिलेगा तो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत होना। अब हमें पोजीशन आइसोमर ढूंढने हैं। आप जानते हैं पोजीशन आइसोमर का मतलब है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। आइए स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। देखिए आइसो ग्रुप आपको मालूम है क्या होता है, ये होता है ब्यूटाइल, 4 कार्बन अभी 3 ही हुए, एल्कोहल मतलब OH। दूसरा क्या बना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। मैंने कल ही आपको IUPAC के रिवीजन में बताया था, एमीन को छोड़ दो, बकाया सारे फंक्शनल ग्रुप जिस प्रकार के कार्बन से जुड़े होते हैं वही उनके नेचर को डिसाइड करता है। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब ये क्लियर हो गया कि यहां पर ये जो OH होगा वो सेकेंडरी कार्बन से लगा होगा, जिसकी 2 वैलेंसियों पे कार्बन होंगे, ठीक है। ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन चाहिए, 1 2 और ये हो गया 3 और 4। क्लियर। अब हमें ये देखना है क्या ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। आप देख सकते हैं 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, जबकि ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल। ध्यान से अगर देखें तो ये दोनों जो हैं ये पोजीशन आइसोमर भी हैं, और प्रिंसिपल चेन की लेंथ बदल रही है तो ये चेन आइसोमर भी हैं। हमें वो ढूंढना था जो सिंपली पोजीशन आइसोमर हो, ये पोजीशन भी है और ये चेन आइसोमर भी है। दूसरे वाले पे आइए, आइसोब्यूटाइल तो वही हो गया जो ऊपर बना हुआ है, आइसोब्यूटाइल तो वही हो गया। दूसरा क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब यहां पर जो OH होगा वो एक टर्सरी कार्बन से लगा होगा। ब्यूटाइल का मतलब कुल 4 कार्बन, एक ये हो गया 2 3 और 4। इसका IUPAC नाम ऊपर लिखा, इसका करो 1 2 3, इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। आप देख सकते हैं ये दोनों अगर हम लोग ध्यान से देखें प्रिंसिपल चेन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है, तो ये दोनों पोजीशन आइसोमर है। सो द आंसर इज बी। लेकिन मैं आपको चारों बताऊंगा, जगह नहीं है, मैं ये रब कर रहा हूं। सी वाला क्या, आइसोपेंटाइल। आइसो ग्रुप तो अभी अभी आपने देख लिया, पेंटाइल का मतलब कुल 5 कार्बन 3 हो चुके हैं, 2 और लगा दीजिए। एल्कोहल का मतलब OH। नियोपेंटाइल, नियो ग्रुप आपको मालूम है 5 कार्बन का ये बल्कि ग्रुप होता है, दिस इज द नियो ग्रुप। पेंटाइल का मतलब 5 कार्बन हो चुके हैं, एल्कोहल का मतलब OH। IUPAC नाम कर लीजिए, इट इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। यहां पे देखिए 1 2 3, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। आप देखिए पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रिंसिपल चेन की लंबाई बदल गई है, तो ये दोनों आपस में होंगे चेन आइसोमर। लास्ट वाला है इथाइल एल्कोहल
2 कार्बन का एल्कोहल इथाइल एल्कोहल, और दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल। ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही आसान होता है। देखिए क्या होता है बेटा, ग्लाइकोल का बेटा मतलब होता है विसडाइऑल। ये लिंकेज कहीं पर भी आपको दिखाई पड़े, हम लोग इसे कहते हैं ग्लाइकोल विसडाइऑल। अब कितने कार्बन का ये ग्लाइकोल है, तो आगे देखिए एथिलीन लिखा है, 2 कार्बन का है, मतलब यहां पर H लगे होंगे। आप देखिए ये दोनों तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, आइसोमर की बात ही नहीं उठती, ये दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। सो द आंसर इज बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया सवाल है, पेन कॉपी उठा लो। C5H8 इसके कितने एल्का डाइईन बनेंगे विदाउट स्टीरियो? आपके पास समय 1 मिनट का दे रहे हैं, अगेन पूरा 1 मिनट का समय दे रहे हैं। C5H8 के हाउ मेनी एल्का डाइईन आर पॉसिबल विदाउट स्टीरियो आइसोमर? करें। क्वेश्चन नंबर 10, C5H10 कितने एल्काडाइन बनेंगे विदाउट स्टीरियो, आपको बताने हैं। एक मिनट का समय दे रहे हैं, समय लगेगा थोड़ा सा इसमें। C5H8 हाउ मेनी एल्काडाइन आर पॉसिबल विदाउट स्टीरियो? सिर्फ स्ट्रक्चरल आपको बनाने हैं। हो गया? आइए देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो आपको समझना चाहिए, ये जो मॉलिक्यूल है CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो एल्काइन हो सकता है या एल्काइन का फंक्शनल आइसोमर एल्काडाइन हो सकता है। मतलब सवाल तो सही पूछा जा रहा है। अब आपने हमसे रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पढ़ा था और आइसोमेरिज्म में भी बताया होगा कि एल्काडाइन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटेड, कंजुगेटेड, मैं इसको रब करना चाहूंगा, और आइसोलेटेड। क्यूमुलेटेड का मतलब है एडजेसेंट डबल बॉन्ड होने चाहिए, कंजुगेट का मतलब है दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होने चाहिए, और आइसोलेटेड का मतलब है दोनों डबल बॉन्ड एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होने चाहिए। अब देखिए 5 कार्बन क्यूमुलेटेड बनाना था तो एक तो ये बना दिया, ठीक, इसको उठा के यहां पे लगा दो। ये आगे जा नहीं सकता, आगे को की जाएगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, ठीक है, और आगे ले गए। आप देखिए सेकंड पोजीशन का मैंने बना दिया है और ये दोनों फर्स्ट पोजीशन के थे, और पूरी क्लास को मालूम है हम कैसे क्लास में बताते हैं, कैसे बनाना सिखाया था हमने, ठीक है। अब देखिए इसको अगर तोड़ा ताली करेंगे तो पोजीशन बदल जाएगी, तोड़ा ताली करने से कोई फायदा नहीं है।
अच्छा, क्या 3 और 4th पोजीशन का डबल बॉन्ड लगाया जा सकता है? तो नहीं लगा सकते। अगर इसको आगे ले जाएंगे तो नंबरिंग यहां से अगर आपने कर दी तो ये तो गलत हो जाएगा मामला। ये नंबरिंग गलत है, ये एक्चुअली में वापस से पहला वाला है। ठीक है, इसलिए बेटा ये नहीं बनेगा। तो क्यूमुलेटेड कितनी बन गई? 1,2 पर 2 बन गई है और 2,3 पर 1 बनी, 3 बन गई क्यूमुलेटेड। अब बात करते हैं कंजुगेटेड। 1 एक छोड़ के एक ये लगा दिया। एक तो बेटा ये बन गया, दैट इज 1 2 3, 1,3 पर ये बन चुका है। अब यहां पर देखिए, अगर इसको तोड़ के हम बगल वाले पे लगा दें तो ये भी देखिए बेटा 1,3 ही रहेगा। 1,3 तो ये बन गया, तो ये 2 बन चुके हैं बेटा। और बनेगा क्या? 2,5 2,4 बन सकता है? तो 2,4 तो बन नहीं सकता है। आप देखिए 2,4, ये 2,4 नहीं है, ये वापस से बन गया 1,3। मतलब कंजुगेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। अब बात करते हैं आइसोलेटेड। एक डबल बॉन्ड यहां लगाया, 2 सिंगल को छोड़ के यहां लगाया, तो आइसोलेटेड बनेगा ए। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हुए? 6। एम राइट? तो पहले आपने बनाया क्यूमुलेटेड। क्लास याद करिए, मैंने क्लास में कैसे सिखाया है, पोजीशन को फिक्स करके हम लोग चेन बनाते हैं। ठीक है, कंजुगेट कितने बने बेटा? 2। और आइसोलेटेड कितने बने बेटा? 1। आइसोलेटेड का मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। आप लोगों ने हमसे यह भी पढ़ रखा है, इन तीनों एल्कीन में अगर इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकंड बोले और इसको थर्ड बोले तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है डाइईन का। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? 4th आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं। तो क्यूमुलेटेड बनाएंगे, कंजुगेटेड बनाएंगे, आइसोलेटेड बनाएंगे। कैसे बनाना सिखाया था क्लास में? पोजीशन को फिक्स करो, चेन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या दे रहा है? आपको एक मॉलिक्यूल दिया है C7H7Cl। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसके कितने बेंजीन आइसोमर होंगे। आपको अगेन समय हम दे रहे हैं 50 सेकंड का। कितने बेंजीन आइसोमर इसके होंगे आपको ये बताना है। कितने बेंजीन आइसोमर होंगे? क्वेश्चन नंबर 11। कितने बेंजीन आइसोमर होंगे? आई, चलिए मैं बताता हूं। देखिए आप लोगों को मैंने IUPAC में DU निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ रिंग या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर ओपन स्ट्रक्चर बना होता है तो ऐसे कर लेते हैं, और अगर कंडेंस फार्मूला बना होता है तो यहाँ पे पोरोवाल्ट्रिक लगाते हैं, H - CH/2।
ठीक है। अच्छा, अब ये इसका मतलब क्या, ये सब आपको मालूम है, सीधे निकालिए। तो AH की वैल्यू कितनी आ गई? AH का मतलब होता है उतने कार्बन का अगर वो मॉलिक्यूल एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते। तो 7 कार्बन का अगर एल्केन होता तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16। CH का मतलब होता है उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 7 और 1 8 हेलोजनों को हम हाइड्रोजन मान के ट्रीट करते हैं। तो इसका DU कितना आ गया? 4। अगर इसका DU बेटा 4 है, मैंने क्लास में बताया था अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 या उससे ज्यादा आए तो 99% वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसके पास बेंजीन रिंग होती है। यस, अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया था कितने बेंजीन आइसोमर बनेंगे। मैं तो बस अपने स्टूडेंट को अपनी स्ट्रिक को रिवाइज करना चाहता था। जैसे ही आपने बेंजीन बनाया, C6H5 कंज्यूम हो गया, खाली हाथ क्यों कर दिया, कुछ लगाना पड़ेगा। 6 कार्बन चले गए, 1 कार्बन बचा, 5 हाइड्रोजन चले गए हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 1 Cl बचा है, लगा दिया। तो एक कंपाउंड तो ये बन गया क्लोरो मिथाइल बेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड। और देखो, इसको हटा के रिंग के अंदर ले जाइए, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और ये आपकी बन गई डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और मेरे क्लास के बच्चे जानते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के 3 पोजीशन आइसोमर होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो 1 2 3 4, इसके कितने बेंजीन आइसोमर बनेंगे? 4 बेंजीन आइसोमर बनेंगे। मैं एक बार DU को फिर बोल दे रहा हूं, कंडेंस फार्मूले में DU कैसे निकालते हैं, किताबी फार्मूला मत लगाइए, लेंदी होता है। H-CH/2। H का मतलब होता है कि उतने कार्बन का, A मतलब एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते। 7 कार्बन का अगर एल्केन होता तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16 हाइड्रोजन होते। CH का मतलब है उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन है, 7 तो दिखाई पड़ रहे हैं और हेलोजन को भी हम हाइड्रोजन मानकर लिख देते हैं 8/2 4। अगर DU 4 या उससे ज्यादा आता है तो बेंजीन रिंग उपस्थित होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले ही बोल दिया बेंजीन आइसोमर। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड 1 बनेगा और डाई सब्स्टिट्यूटेड आपके बनेंगे 3। तो कुल आइसोमर कितने हो गए? 4। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया 3rd। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा 12 आपसे क्या पूछ रहा है? C4H11N की कितनी सेकेंडरी एमीन बनेगी इंक्लूडिंग R and S। ओके, आपको हम दे रहे हैं 50 सेकेंड, बताइए 4 कार्बन की कितनी सेकेंडरी एमीन बनेंगी इंक्लूडिंग R and S आइसोमर। चार कार्बन की कितनी सेकेंडरी एमीन बनेंगी इंक्लूडिंग R and S। बताया बेटा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल ही आपने स्टीरियो पढ़ा है। देखिए, जो टर्सरी एमीन होती हैं
ये नाइट्रोजन भी कायरल नाइट्रोजन होता है, लेकिन बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं ड्यू टू अम्ब्रेला इन्वर्जन। इनका जो इंटर कन्वर्जन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी बैरियर होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये इस प्रकार से रेसिमिक मिक्सचर में पाई जाती हैं और इस प्रकार से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। रेसिमिक मिक्सचर, जाहिर सी बात है एक R होगा और दूसरा क्या होगा, S होगा। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है, सेकेंडरी एमीन बनानी थी, आपको मालूम है सेकेंडरी एमीन का मतलब है NH। अब 4 कार्बन को अरेंज करना है, तरीका आपको मालूम है, मिनिमम मैक्सिमम, घटाते जाओ बढ़ाते जाओ, फर्दर घटाओगे फर्दर बढ़ाओगे वापस से वो बनेगा, बड़े वाले को पकड़ लो, ठीक है। तो इसके 2 स्ट्रक्चरल बनेंगे और इसका जो है वो 1 बनेगा। तो अगर सेकेंडरी एमीन के स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे जाते तो 3 सेकेंडरी एमीन बेटा बनती। बोलो कितनी बनती बेटा, 3 सेकेंडरी एमीन बनती। लेकिन जरा ध्यान से अगर आप लोग देखें, प्लीज सामने देखिए, अगर सवाल ये होता कि 4 कार्बन की कितनी सेकेंडरी एमीन बनेंगी, ये सब ना लिखा होता इंक्लूडिंग R एंड S, तो आपका आंसर हो जाता 3। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये जो पहला वाला केस है, यहां पर ये नाइट्रोजन कायरल हो रहा है, इसे ध्यान दो बेटा। इसके जो 2 आइसोमर आपने बनाए हैं, तो एक देखो बेटा आप ये बना सकते हैं और एक बेटा आप इसका ये बनेगा, ये 2 बनेंगे। तो आप देखिए यहां पर ये वाला भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, तो ये भी अपने बर्तन में R और S में पड़ा होगा और ये भी अपने बर्तन में R और S के रूप में पड़ा होगा। तो अगर R S को जोड़ के बताएं तो 1 2 3 4, 4 इसके बन गए और 1 इसका बन गया, तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 5। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। 4 कार्बन की सेकेंडरी एमीन आपसे पूछे गए थे, तरीका आपको मैंने विधिवत पढ़ा रखा है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा घटाते जाओ बढ़ाते जाओ, बड़े वाले को पकड़ दो, आंसर आ जाता है ये। लेकिन आंसर जो आया ये स्ट्रक्चरल आइसोमर का आया, एग्जामिनर ने कंडीशन लगा दी इंक्लूडिंग R एंड S। तो ये वाला देखिए, ध्यान से देखिए, इसके जो ये 2 आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाए हैं, दोनों में नाइट्रोजन कायरल है, RS के रूप में एग्जिस्ट करेगा। 4 ये हो गए, 1 ये हो गया, तो कुल आंसर आया 5। इसमें कायरल नाइट्रोजन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसे कहते हैं रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन, इसे कहते हैं रैपिड अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है, आप बताएंगे इथाइल साइक्लोप्रोपेन और 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, बताइए ये दोनों आपस में क्या है। 30 सेकेंड आपको देंगे, बस 30 सेकेंड आपके पास है। इथाइल साइक्लोप्रोपेन और 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन आपस में क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समय हो गया। प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन का मतलब ये, इथाइल का मतलब ये, साइक्लोप्रोपेन का मतलब ये, और 1,1 डाइमिथाइल का मतलब ये। बहुत ही सिंपल बेटा, चाहे बेटा प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदल जाए, चाहे साइड चेन में कार्बन की संख्या बदल जाए, इन्हें हम लोग कहते हैं सिंपल चेन आइसोमर। साइड चेन आइसोमर या चेन आइसोमर, कुछ भी बोलो एक ही बात होती है। देखिए बेटा,
यहां साइड चेन में 2 कार्बन थे और यहां साइड चेन में एक एक कार्बन है, इसलिए ये आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। राइट डियर। जैसे बताओ बेटा, मैं ये दे दूं और मैं ये दे दूं, तो प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल गए, ये दोनों क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। मैं आपको ये दे दूं और मैं आपको ये दे दूं, और मैं आपसे पूछूं बताइए ये दोनों क्या है। यस, ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर हैं, क्योंकि साइड चेन में कार्बन की संख्या बदल गई है। यहाँ 4 कार्बन का साइड चेन था और यहाँ 2-2 कार्बन का साइड चेन है, तो ये दोनों भी आपस में होंगे चेन आइसोमर। ठीक है बेटा। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 13 का बेटा आंसर क्या हो गया, 3rd। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा है। गलती कर देते हैं बच्चे, देखो बड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर बड़ा 14 क्या कह रहा है, C6H4Cl2, हमने इसको कन्वर्ट किया है C6H3Cl3 में। अब देखिए, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और अभी अभी आपने देखा था डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के 3 पोजीशन आइसोमर होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब इन्होंने सवाल पूछा कि ऑर्थो डाइक्लोरो से जब ट्राइक्लोरो बनाया तो एम आइसोमर बने, मेटा डाइक्लोरो से जब ट्राइक्लोरो बनाया तो बने हैं एन आइसोमर, और पैरा डाइक्लोरो से जब ट्राइक्लोरो बनाया तो बने हैं क्यू आइसोमर। कॉपी का सवाल है, आपको एम एन क्यू की वैल्यू बतानी है, 50 सेकेंड आपके पास है। क्वेश्चन नंबर ये 14 है। ऑर्थो डाइक्लोरो से कितने ट्राइक्लोरो बनेंगे, मेटा डाइक्लोरो से कितने ट्राइक्लोरो बनेंगे, और पैरा डाइक्लोरो से कितने ट्राइक्लोरो बनेंगे, ये आपको बताना है। बताए बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आईयूपीएससी का काम है। बताऊं, देखिए देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लास में जैसा कि मैं बोलता था, स्ट्रक्चरल आइसोमर बोले तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। स्ट्रक्चरल आइसोमर सिर्फ उन्हीं को समझ में आता है जिनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है। अब हमें तीसरा क्लोरीन लगाना है, H को भाई हटाया होगा और एक Cl लगाया होगा। अब देखो, अगर यहां पे क्लोरीन लगाएं, थोड़े स्ट्रक्चर हम छोटे छोटे बनाएंगे,
तो एक ट्राइक्लोरो तो ये बन गया 1,2,3। व्हाट इज दिस? दिस इज देयर नंबर। जो आईयूपीएससी करते समय इनको नंबर मिलेंगे। और सीएल कहां पे लगा सकते हैं? आप ऐसा करो, एक ये बना दो भाई। ये देखिए बेटा, इनकी पोजीशन तो फिक्स रहनी है। जो तीसरा वाला आ रहा है वो इन 4 जगहों पर आ सकता है। तो मैंने यहां पे लगाया तो एक ये बन गया 1 2 3 4, 1,2,4 बन गया। अब अगर इसको यहां पे लगाओगे तो 1,2,5 नहीं होगा, नंबरिंग यहां से करेंगे वो भी 1,2,3 ही होगा, 4 ही होगा। अगर इस सीएल को यहां पे लगाओगे तो 1,2,3 वाला बनेगा। मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का जब ट्राइक्लोरो बनाओगे तो 2 आइसोमर आपको मिल सकते हैं, 1,2,3 और 1,2,4। मेटा में आइए, देखिए इनकी पोजीशन तो फिक्स रहनी है। तीसरा क्लोरीन इन 4 जगहों पर आ सकता है। तो आइए, ये तो फिक्स हो गए। अब तीसरा क्लोरीन यहां पर आया तो 1,2,3 बन गया। ये तो फिक्स हो गए। तीसरा क्लोरीन यहां पर आया, 1,2,4 बन गया। और इनकी पोजीशन तो फिक्स हो गई। तीसरा क्लोरीन यहां पर आया तो 1,3,5 बन गया। अगर इस सीएल को यहां पे लगाओगे तो वापस से 1,2,4 ये वाला बन जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, पैरा में देखो बहुत ही आसान है, इन दोनों की पोजीशन तो फिक्स रहेगी। अब तीसरा वाला सीएल इन चारों में से कहीं पर भी लगा दो, इक्विवेलेंट पोजीशन है, इसलिए पैरा वाले में आपका एक ही बन सकता है 1,2,4। तो MnQ की वैल्यू आ गई 231। सो 14 वाले का आंसर हो गया 4। 14 वाले का आंसर हो गया 4। बहुत ही अच्छा सवाल था, आपको समझ में आया। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। आईयूपीएससी का खेल है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। 15 वाला सवाल देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर रिंग चेन आइसोमर। अभी अभी मैंने बताया ऐसे आइसोमर जिनका एक आइसोमर ओपन चेन हो, दूसरा आइसोमर साइक्लिक हो, उन्हें कहते हैं रिंग चेन आइसोमर। समय नहीं दिया जाएगा, आप सीधे हम लिखते जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखकर सीधे आंसर बोलो। क्या ये आरसीआई है? लप्पड़ पड़ जाएगा बहुत तेजी से। ये आरसीआई नहीं हो सकते हैं। अबे आइसोमर की पहली कंडीशन होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। आप देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। मेरे भाई डीयू तो देख लो, पाई बॉन्ड तो देख लो, यहां पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, जबकि रिंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पाई बॉन्ड। इसका जो डीयू है वो 0 है और इसका जो डीयू है 1। अगर डीयू बदल रहा है तो गारंटी है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी बदल गए होंगे। आइए आपको विश्वास दिलाते हैं। 4 कार्बन ओके, 2 ऑक्सीजन ओके, हाइड्रोजन 3 4 5 3 8 और 2 10। ठीक, यहां पर 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 2 4 5 6 7 8। आप देखिए बेटा, जब डीयू बदल जाता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बदल जाता है। इसलिए ये दोनों तो बेटा आइसोमर है ही नहीं, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल बदल गया तो आइसोमेरिज्म की तो बात ही पैदा नहीं होती।
दूसरा बेटा देखिए क्या है, दूसरा दिया जा रहा है भैया, ध्यान से देखो, अरे भाई बोल दो, दूसरा वाला दोनों के दोनों साइक्लिक हैं, ये रिंग चेन आइसोमर हो ही नहीं सकते हैं, दोनों के दोनों साइक्लिक हो गए। यहां कंफ्यूजन था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी साइक्लिक है वो भी साइक्लिक है, आरसीआई की बात ही नहीं उठती। ये दिया और ये, यस, ध्यान से अगर आप देखें ओपन चेन है, साइक्लिक है, आरसीआई होगा, लेकिन आरसीआई बोलने से पहले देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं है। 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 1 डीयू 1 डीयू, यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक ओपन चेन है, एक साइक्लिक है, यस, ये दोनों रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे। और चौथा ऑप्शन है, ये बना है, अरे भाई मेरे भाई कोई टेंशन ही नहीं थी इसमें, दोनों के दोनों साइक्लिक हैं, दोनों के दोनों साइक्लिक हैं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आरसीआई नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों क्या होंगे, तो ये दोनों चेन आइसोमर होंगे, क्योंकि साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन बदल गया। खैर हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। तो 15 का बेटा आंसर क्या हो गया, ओके। देखिए बेटा ये क्लास टेस्ट नहीं है जो हम आले तिरछे सवाल लेके आते थे, ये आपका लास्ट रिवीजन है, इसके बाद सीधे पेपर देना है आपको। हमें उन्हीं क्वेश्चनों को देखना चाहिए इस समय पर जो हमारे लिए काम के हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल काम के सवाल ही लेके आ रहा हूं, कोई इधर उधर की बातें नहीं हो रही हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल बेटा ये है, डाइफिनाइल मीथेन, हमने इसका एक H हटाकर एक Cl लगाया है, तो क्वेश्चन है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। आपको 50 सेकंड का समय दिया जा रहा है। डाइफिनाइल मीथेन में एक H को हटाकर एक Cl को लगाया है, बताइए कितने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 सवाल क्लास में करवाए हुए इस प्रकार के। डाइफिनाइल मीथेन के एक H को हटाकर एक Cl लगाया, मतलब आपने कराया है मोनोक्लोरीनेशन। कितने स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। बताएं, देखिए डाइफिनाइल मीथेन, ये रहा मीथेन, 2 H हटाइए और 2 फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। ठीक, अब आप खुद देखो यार, मैं क्या बताऊं आपको, मालूम है यार। देखिए ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H सेम है, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H, ये वाला H सेम है, ये वाला H, ये वाला H सेम है और ये वाला डिफरेंट है। मतलब जब एक H को हटाकर एक Cl को लगाओगे तो 1, 2, 3 और 1, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको मिलेंगे। एक आपको ऑर्थो पे Cl लगाने पे मिल जाएगा,
एक प्रोडक्ट आपको मेटापीसीएल लगाने पे मिलेगा, एक प्रोडक्ट आपको पैरापीसीएल लगाने पे मिलेगा और एक प्रोडक्ट आपको मीथेन के H को हटाने पर मिलेगा। तो कितने प्रोडक्ट आपको मिलेंगे? 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया था। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया रिवीजन चल रहा है इस समय। 1.5 घंटे में हम लोग 16 सवाल करते हैं, हम दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। सिर्फ मैं कर रहा हूं तो 45 मिनट में रिवीजन हो जाता, हम और आप मिलके कर रहे हैं, इसे 1.5 घंटे का समय लग रहा है और घर पर आपको इस सीट को समय देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हमारे साथ ही काम हो रहा है। ठीक, मैं फिर से बात कर लूं बेटा, ये क्लास मैंने रिकॉर्ड करी है बुधवार को, आप इसको देख रहे हो बृहस्पतिवार को। मुझे कहीं जाना है आउट ऑफ कानपुर, मैं मंडे को वापस आऊंगा। तो फ्राइडे और मंडे का जो रिएक्शन मैकेनिज्म का रिवीजन था वो नहीं होगा, आगे कभी हम संडे अंडे को करा देंगे काम। फ्राइडे को रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 रिवाइज हो जाना चाहिए आपका घर पर। संडे तक रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 रिवाइज हो जाना चाहिए घर पर। और जब ट्यूसडे को आप लाइव रिवीजन करेंगे हाइड्रोकार्बन का, तो अपने घर से हाइड्रोकार्बन को पढ़कर आइएगा, जो भी आपने पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो। ओके भाई, थैंक यू। मनोज